हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अफेयर्स में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक में हम पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ठीक है, भारत में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ठीक है, संविधान निर्माण के लिए प्रारूप अनेक समितियों का जो है गठन किया गया था जिसमें से एक समिति थी प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947। परीक्षाओं में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बैठक हुई कब थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो हमारे संविधान में धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, मनी बिल को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि भारत का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक, अगला प्रश्न आता है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में बताया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? किस बेसिस पे संविधान सभा का निर्माण हुआ था? तो भारत में कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था? 1946 में। ठीक है, जिसके तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित किया गया है? ठीक है, तो प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित किया गया है? 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व देश, ऐसे स्टार्ट होता है ना हमारा प्रस्तावना, तो उसमें भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित हुआ है? 2 बार। ठीक, अगला प्रश्न आता है, संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? तो भारत किससे बना है? राज्यों के, सभी राज्यों से बना है। तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। ठीक है, एक संघ है जो राज्यों से मिलकर बना हुआ है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है प्रश्न? कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था जिसको 44वें संविधान संशोधन के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो प्रश्न पूछे कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कब बनाया गया, किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न आता है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में। ठीक है, इससे एक प्रश्न और बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कब की गई थी? ठीक है, यह लागू की गई थी किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भारत में आता है जिसके तहत मुस्लिमों के हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न आता है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। ठीक है, दोस्तों हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, समय समय पे इनमें संशोधन हुए और अब टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जिसमें से 10वीं अनुसूची का पूछा संबंध किससे है? तो दल बदल विधेयक से। ठीक, 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 में हुआ था जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न आता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? अभी हमने आपको बताया उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, दूसरी होती है 11 को, और उसके 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक,
ठीक है, प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न आता है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोटिस कीजिएगा आप लोग। तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको मिली थी? ग्राम पंचायतों को, ठीक। अगला प्रश्न आता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, हमने बताया कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें अनेक समितियां बनाई गई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक समिति थी झंडा समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 में बताया गया धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। अगला प्रश्न आता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, 24 अप्रैल को, ठीक, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? तो दोस्तों, हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा, अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949, ठीक। अगला प्रश्न आता है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, इनके ओपोजिशन में कोई नहीं खड़ा हुआ था। अगला प्रश्न आता है, प्रारूप समिति को कब गठित किया गया? 29 अगस्त 1947, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, पॉकेट वीटो, ठीक है, जो राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं उसमें एक होता है पॉकेट वीटो। उसको इस्तेमाल कौन किया था? पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत में जनहित याचिकावाद यानी पीआईएल, ठीक है, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत में पीआईएल के जनक किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती को, ठीक। अगला प्रश्न आता है, भारत संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमने आपको बताया था राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के द्वारा। इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों? देखिए, किसी किसी राज्यों में दो उच्च न्यायालय, एक ही उच्च न्यायालय में केस देखे जाते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे गोवा हो गया, गोवा के केस कहाँ पे देखे जाते हैं? महाराष्ट्र हाईकोर्ट में देखे जाते हैं, ठीक है। तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, ठीक है, संसद को अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, प्रश्न याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आता है, कैबिनेट मिशन जब आया तो उसमें संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 389, ठीक है, 389 संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, ठीक। अगला प्रश्न आता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूची थी? हमने आपको बताया जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है? 12, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मतदाता दिवस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक है, ये किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य हमारे देश के संविधान में सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। अगला प्रश्न आता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ठीक है, ये 4 शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ठीक है, अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताया गया, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अलग अलग विषयों को निर्धारित किया गया है। तो पूछ रहा है प्रश्न में, समवर्ती सूची जो विषय है वो कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसको कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया था, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य को। अगला प्रश्न आता है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और किसके बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में? पंचायती राज के बारे में।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया। हमने आपको अभी बताया कि अनुच्छेद 51 ए तथा भाग 4 ए में बताया गया। ठीक, मूल कर्तव्यों को 51 ए और भाग 4 ए में बताया गया है। ठीक, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची को। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न आता है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में। अभी अभी हमने आपको बताया। ठीक, 11वीं में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है, 8वीं अनुसूची में। प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसके द्वारा कौन कौन सी भाषाएं संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, इन 4 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो BDMS, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। BDMS बार बार बोलिए, याद हो जाएगा आपको। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, कब जोड़ा गया था, 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो 7वीं अनुसूची। हमने आपको बताया 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा वर्णित किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्ष्य लिया गया है। ठीक है, केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसको कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। ठीक, अगला प्रश्न आता है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, तो हमने बताया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न आता है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया जाता है। ठीक है, तो 1833 में चार्टर एक्ट आया था। उस समय क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो संविधान की 5वीं अनुसूची, याद रखिएगा, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। ठीक है, तो भारत में पहले वायसराय कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, 10वीं अनुसूची। ठीक है, इसके अंतर्गत दल बदल विधेयक के प्रावधान आते हैं। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के से संबंधित है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। अगला प्रश्न आता है, वायसराय का पद कब सृजित हुआ। ठीक है, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और 1858 में, ठीक है, 1857 की क्रांति हुई, उसके 1 साल बाद ही 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, जिसके तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। आगे देखते हैं, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है, तो भारत की प्रस्तावना में ही हम भारत के लोग शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक, भारत की प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा कहाँ से ली गई है, USA से, अमेरिका से ली गई। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, 108 के तहत राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। अगला प्रश्न आता है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, तो HJ कानिया, ठीक है, हीरालाल कानिया को सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारतीय संविधान में ज्यादातर बातें जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही ली गई हैं। ठीक, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। ठीक है, 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहा था, दास्ता का अधिकार पत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हुए, तो BN राव, वेनिगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ठीक है, इस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। अगले प्रश्न देखते हैं, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है,
तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अच्छा, अगला प्रश्न दोस्तों आता है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? ठीक है, अनुच्छेद 28 में जो है हमारा एक मौलिक अधिकार है, जिसके तहत शिक्षण संस्थाओं में धर्म का जो है धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया। ठीक, याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो कांग्रेस में एक अधिवेशन लाहौर में 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989 में, इसके तहत पहले वोटिंग की एज जो थी 28 थी, उसको घटाकर 18 कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? ठीक है, संविधान सभा के लिए टोटल कितने सदस्य बनने थे? 389। ठीक है, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहाँ से बनाया गया था? मुंबई से। ठीक, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा करंट का भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसको डिजाइन किसने किया था? तो पिंगाली वेंकैया ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला कौन सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा स्पीकर। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 51-52। ठीक है, सन याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1951 और 52 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न आता है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं दो, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया। ठीक, अगला प्रश्न आता है, मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए से मौलिक अधिकार हमने बताया, और एक और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा मिला था? तो 69वां संविधान संशोधन था, 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991 में हुआ था, जिसके तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, जिसके तहत भारत में वायसराय के पद को सृजित किया गया था, उसी अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया गया था, और भारत में शासन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाने लगा था। ठीक, अगला प्रश्न आता है, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, 15, राज्यसभा के सदस्य होते हैं 7। ठीक है, टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22। किसमें? लोक लेखा समिति में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, किस में? अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद सबसे पहले निलंबित होता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 19। ठीक है, राष्ट्रीय इमरजेंसी के समय सबसे पहले अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई? जब हमारा आम चुनाव हुआ उसके बाद संसद की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। ठीक है, 51-52 में आम चुनाव हुए थे, और प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? ठीक है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में क्या बताया गया? मौलिक अधिकार में बताया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक को संसद के किस सदन में रखा जाता है? जो मनी बिल होता है, जिसको अनुच्छेद 110 में डिफाइन किया गया है, उसको हमेशा लोकसभा में ही रखा जाएगा। ठीक है, और राज्यसभा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक होल्ड कर सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? तो
आर्टिकल 32, ठीक है, मौलिक अधिकार में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बताया गया था। पहले ही हमने बताया 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1979 में, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था और 300 क में रखा गया था उसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो होता है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची, ठीक है, एवं प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, इन तीन चीज़ों को कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 14 सदस्य को पहले मनोनीत कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने सदस्य को, 14 को, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं, 2 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, तो टोटल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला प्रश्न आता है, प्राक्कलन समिति में प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। उसके बाद टोटल 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। भारत की सरकार का लेखा जोखा व्यय सबका विवरण कौन करता है, तो महालेखाकार, या तो इसको नियंत्रण या महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, ठीक है। इसको किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न आता है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है, तो राष्ट्रपति की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले। अब दोस्तों देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न जो हमने आपके लिए रखा है। इस क्वेश्चन को आप बताइएगा कमेंट करके हमको इसका आंसर, ठीक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, उदय यू ललित, शरद अरविंद बोबडे, रंजन गोगोई या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। कमेंट करके हमें बताइएगा अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।